तो सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स की बात करते हैं और एक्चुअली इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल अप्रोच से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि कुछ बेसिक आइडिया इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, स्टेट वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल का, और यू क्यू और डब्ल्यू क्या होता है इसके बारे में सब बताते हैं। हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक स्टडी होती है जिसके अंदर हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग 11th क्लास में ये सब का बेसिक आइडिया आप ले चुके होंगे, बट मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें अगर आपको मालूम नहीं होंगी तो आप न्यूमेरिकल आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, ये इधर उधर रैंडम मोशन में होते हैं, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है आइडियल केस में वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। हीट और वर्क डन क्या होता है, बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो एक सिस्टम है, हम इसको हीट देते हैं तो हो सकता है ये वर्क परफॉर्म करें। जैसे कि हम अपनी 11th क्लास में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पढ़ते थे, ये पढ़ते हैं, तो इसके अंदर ये देखते हैं कि हम कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं और इससे मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, तो हीट का कुछ पार्ट जा रहा है वर्क डन में और कुछ पार्ट से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं आमतौर पे। तो जितना हमने हीट सप्लाई किया उसका कुछ पार्ट टेम्परेचर राइज में चला गया, मतलब कि मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चला गया, बाकी किस में चला गया, वर्क डन में चला गया। तो ये सब हम कुछ बेसिक आइडियाज लेते हैं इन सब के बारे में। तो हीट के बारे में हम बात करें तो साइन कन्वेंशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जानना आपको। साइन कन्वेंशंस की हम बात करें तो अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, फिजिक्स के हिसाब से साइन कन्वेंशन देना, अगर हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव, ये हम बात करें हीट की, जल्दी जल्दी देख रहे हैं, एक काइंड ऑफ रिवीजन है, ठीक है। तो सिस्टम को हीट सप्लाई करें तो पॉजिटिव, सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है मतलब बाहर फेंक रहा है उल्टा, तो नेगेटिव। अगर हम बात करें वर्क डन की, वर्क डन की, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे वॉल्यूम बढ़ रही है, ये सिस्टम वर्क कर रहा है, कह सकते हैं। एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, ये सिस्टम वर्क खुद कर रहा है, ठीक है, बाय सिस्टम। तो इसे हम क्या लेंगे बोलो, पॉजिटिव लेंगे, और एल्स क्या लेंगे, नेगेटिव। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा कि कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है और ऑन सिस्टम वर्क हो रहा है, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और अगर रही बात इंटरनल एनर्जी की चेंज की, तो ये अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आराम से हीट को, वर्क को एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या फॉर्मूलेज इसके यूज़ किए जाते हैं, कैसे इसका यूज़ होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूलेज हैं एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखो भाई, जैसे हम बात करते हैं हीट की, तो हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, और अगर कोई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो तो Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी लिखा जा सकता है। ये कैसे आया, ये जो फॉर्मूला आया है ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आया है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी गैस को हीट करते हैं तो ms डेल्टा टी ना यूज़ करके एन सी डेल्टा टी यूज़ होता है, क्योंकि गैस में मास नहीं होता, मोल्स होते हैं, मोल्स। और CV क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे
कुछ फॉर्मूलेज हैं। अगर मान लो कि गैस को हम हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, तो ये क्या हो जाएगा, NCP डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, NCP डेल्टा टी। CP क्या होगा बोलो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सब आपने पढ़ रखा होगा अगर ढंग से पढ़ाई की होगी तो। CP CV में क्या रिलेशन होता है, CP इज इक्वल टू CV प्लस R होता है। अब बात ये रही कि अगर मान लो कि दोनों में से कोई और प्रोसेस हो रहा हो तो क्या फॉर्मूला आएगा, अदर देन दीज टू प्रोसेस, तो क्या फॉर्मूला आएगा, इसकी हम बात करते हैं। तो अगर मान लो कि इन दो प्रोसेस के अलावा कोई और प्रोसेस है, जैसे कि कोई प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अभी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, अगर आपने 11th क्लास पढ़ी होगी ढंग से तो ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होते हैं। केमिस्ट्री में भी ये पढ़ते हैं। अगर कोई प्रोसेस है PV n की पावर कांस्टेंट, कोई भी रैंडम प्रोसेस की बात कर लो, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो C की वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा CV प्लस R1 माइनस N, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो जैसे मान लो कि अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ना हो तो वहाँ पे भी C रहेगा, वहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, बट फर्क ये हो जाएगा कि वहाँ ना CP लगेगा ना CV लगेगा, वहाँ HQ इज इक्वल टू NC डेल्टा T लगेगा। और जो C की वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। ठीक है, C की वैल्यू यहाँ से आएगी। एक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छी, तो एक्चुअली क्या है कि इसके पहले हम देख लेते हैं कि कितने कितने टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिटेल में हम आराम से पढ़ लेंगे। बेसिक की हम बात करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके अंदर हीट ट्रांसफर जीरो हो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अदर देन इस प्रोसेस के अलावा कोई और प्रोसेस हो तो उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अब इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्चुअली क्या है कि इसकी इक्वेशन P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ऐसे लिखी है, बट इसको जब हम ढंग से लिखते हैं तो ये हो जाता है PV जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी भी प्रोसेस को हम PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है उसको हम PV की जीरो की पावर कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम को PV की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देते हैं। इसको हम लोग PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देते हैं। इसको PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देते हैं। ये लिखे जाते हैं इसको। ये कैसे आया, नहीं सर, ये तो एडियाबैटिक को PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं और पॉलीट्रॉपिक को PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं। n कोई सब इंटीजर हो सकता है। ये कैसे आया, ये सब पढ़ते वक्त बेसिक उस टाइम पे ही आपको 11th के टाइम में आपने पढ़ा होगा ये सब कैसे लिखा जाता है, पावर्स कैसे आती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस हैं। इसके बेसिस पे ही हम देखेंगे कि अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन के क्या फॉर्मूले होते हैं, हीट का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, और इंटरनल वगैरह के क्या फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक प्रोसेस और इंक्लूड कर सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, बट एक्चुअली क्या है कि वो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बट वो भी हम पढ़ लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हम कई सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस करें और उसी स्टेट पे पहुंच जाएं जहां से हम स्टार्ट किए थे, इसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है,
इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और स्टेट वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये हम जान लेते हैं कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें पता चलता है कि कोई पैरामीटर चेंज हो रहा हो, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इससे पता चलता है कि कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। तो हमारे पास कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं, उससे हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो वॉल्यूम पे, सिस्टम की वॉल्यूम पे इंडिपेंडेंट हो। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सिस्टम की वॉल्यूम पे डिपेंडेंट हो। ठीक है। स्टेट वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल क्या होते हैं? देखो डिटेल में तो हम नहीं बता रहे, सीधे सीधे बता रहे। वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ इनिशियल स्टेट प्रॉपर्टीज, मतलब कि जैसे हीट, वर्क और एनर्जी की बात करें हम लोग, तो इन तीनों में से जैसे कोई चीज़ मान लें कि इनमें से जो चीज़ें इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करती हैं उनको हम लोग स्टेट वेरिएबल कहते हैं। और पाथ वेरिएबल वो होते हैं कि जैसे अगर हम किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कोई चीज़ चेंज करते हैं तो पाथ वेरिएबल वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो डिपेंड करते हैं कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जब पहुंचे तो आपने क्या पाथ फॉलो किया। जैसे अगर हम एक स्टेट एक किसी चीज़ की ये स्टेट है, इससे हम इस स्टेट पे पहुंचे, ये एक स्टेट कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स में। तो मतलब जैसे कोई हमारे पास जैसे 11वीं क्लास में हम पढ़ते हैं कि कोई गैस है, इसका स्टार्टिंग में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। थोड़ी देर बाद आपने इसको हीट किया है, कुछ भी किया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गई और टेम्परेचर T2 हो गया, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो जो पैरामीटर डिपेंड करते हैं कि क्या पाथ फॉलो किया है उनको हम पाथ वेरिएबल कहते हैं। तो हीट, वर्क और एनर्जी में जब हम बात करते हैं तो वर्क डन जो होता है वो होता है पाथ वेरिएबल, और जो एनर्जी होता है वो होता है स्टेट वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी। हम थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ा था। किसी गैस मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है आइडियल केस में। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। अब ये कैसे आया, क्या आया, फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा हर टाइम पे अप्लाई करना है। कोई अगर साइक्लिक प्रोसेस हो या आइसोथर्मल प्रोसेस हो, किसी साइक्लिक प्रोसेस में एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है वो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है फाइनल। मतलब आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, साइक्लिक प्रोसेस में हम रिपीट होकर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो नेट टेम्परेचर चेंज क्या होता है? जीरो होता है, ये आ जाता है। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्क के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब